वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी मॉड्यूल 4 के नोट्स। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, केमिस्ट्री इन इंडिया, मैथमेटिक्स इन इंडिया, फिजिक्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर, मेडिसिन इन इंडिया। हम पढ़ेंगे मेटलर्जी इन इंडिया, जियोग्राफी, बायोलॉजी, हर्पन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, राइटिंग टेक्नोलॉजी एंड पायरो टेक्निक्स एंड इंडियन डोमिनेंस अप टू प्री कॉलोनियल टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी इन इंडिया। मेटलर्जी में भी डिफाइन एज द एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, अलॉइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल। यानी कि मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसकी प्योरिफिकेशन करना, अलॉइंग करना और एप्लीकेशन उसके सारे वर्क करना। टुडे सम 86 मेटल आर नोन। अभी इसके टाइम पे 86 मेटल नोन है, बट इनके जो मोस्ट ऑफ द है ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा की डिस्कवरी अभी 2 सेंचुरीज़ के अंडर अंडर में हुई थी। यानी पहले की बात करें तो उससे पहले कुछ ही मेटल नोन थे जिनको हम एंटिक्विटी बोलते हैं। यानी कि 7 मेटल थे जो, वो क्या क्या थे? गोल्ड था, कॉपर था, सिल्वर था, लेड था, टिन थी, आयरन एंड मरकरी। इंडिया जो है वो 700 सालों से ही जो मेटलर्जी वर्क कर रही है। यानी कि वो जो इसकी जो स्किल्स हैं, मेटलर्जी स्किल्स, वो काफ़ी अच्छी हैं। अब देखते हैं। The ancient Indian metallurgists have also made major contribution which describe their place in the metallurgy history of world along with other great civilization of the world। यानी कि इंडिया की भी जो हिस्ट्री है मेटलर्जी की, उसने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है बाकी वर्ल्ड की तरह। ऋग्वेद में देख लेते क्या है मेटलर्जी के बारे में। देयर आर मेनी मोर रेफरेंस इन दी वेद्स टू मेटल एंड नॉन मेटल वर्किंग आफ्टर ऑफन यूज एज मेटाफर। द वर्ड फॉर मेटल वाज अयास। जो मतलब पहले वो जो मेटल को क्या कहते थे? अयास कहते थे, जिसका मतलब कि जो कि रेफर करता है कॉपर एंड ब्रॉन्ज को। जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज है उसको रेफर करता था ऋग्वेद में, बट और आयरन को रेफर नहीं करता था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल देख लेते हैं एंशिएंट इंडिया की लिटरेचर के हिसाब से। तो जो मेटल है उसको काफ़ी उसमें डिवाइड किया गया। उसमें बोला गया कि शुद्ध लोहा, जो शुद्ध लोहा होते हैं उसको नेगेटिव मेटल कहते हैं। वो कौन कौन से थे? वो थे सवर्णा यानी कि गोल्ड। गोल्ड क्या बोलते थे? सुवर्णा बोलते थे। उसके बाद सिल्वर को क्या बोलते थे? रजत बोलते थे। तमरा यानी तांबा किसको बोलते थे? कॉपर को बोलते थे। और लोहा यानी आयरन को बोलते थे। उसके बाद में ये तो हो गए प्योर मेटल यानी कि प्योर शुद्ध लोहा जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद होते हैं कुछ एडिशनल पुत लोहा यानी कि जो नॉन मेटल टाइप के मेटल जो है, कुछ अलग अदर मेटल, यानी कि जिसको लेड को क्या बोलते थे? नग बोलते थे। और टिन को क्या बोलते थे? वंगा बोलते थे। और 3 मिसलोहा। मिसलोहा मतलब होता है एलॉय, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा उसको मेटल को मिला के मिलाया जाता है, उसको कहते हैं एलॉय। तो मिसलोहा कौन कौन से थे? एक था पीतल। पीतल यानी कि ब्रास। पीतल को क्या बोलते थे? ब्रास बोलते थे। कमसिया यानी बेल मेटल बोलते थे। और वर्ता लोहा यानी अलॉय, जो कि 5 मेटल के मिक्सिंग करके बनता था, उसको बोलते थे वर्त लोहा। द टर्म लोहा इज ड्राइव फ्रॉम द रूट लोह विच मीन कर्सना। अब आया था ज्योग्राफी इन इंडिया। ज्योग्राफी पता ही है, स्टडी ऑफ अर्थ में अर्थ और इसके जो मेट सरफेस की जो भी स्टडी होती है उसे कहते हैं ज्योग्राफी। एज द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी है डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैंस इमीडिएट नीड फॉर फंक्शनिंग इन दी वर्ल्ड अराउंड हिम। देखो भाई, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसकी जरूरत पड़ी कि जो भाई कोई राजा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, तो पहले जीपीएस वगैरह तो हुआ करते नहीं, यानी गूगल मैप वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे? वो देखते थे कि ज्योग्राफी का सारा लेते थे कि भाई कोई बिल्डिंग है या फिर कोई पर्वत है या फिर कोई नदी है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और कुछ राजा या फिर जो भी राज्य होते थे वो दूसरे राज्य पे हमला करने के लिए जाते थे, तो उन्हें भी जरूरत पड़ती थी कि भाई वो किस रास्ते से होकर जाएंगे, उसके बीच में क्या क्या पड़ेगा। मतलब सपोज कि अगर रेगिस्तान पड़ रहा है तो उन्हें पानी लेके जाना पड़ेगा। उनमें क्या कहते हैं, नदियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि उसको टैकल कर सकें। कुछ मौसम कि भाई किस मौसम में वहाँ किस जगह पे क्या होता है, भाई ऐसे कुछ बारिश के मौसम में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाके क्या दिक्कत होगी। तो ये सबका यूज़ जो हुआ वो ज्योग्राफी का यूज़ यहाँ पे आया उस टाइम पे। ठीक है। देखो ये जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक मैपिंग कर ली कि भाई उस एरिया में कुछ लेक्स होंगे, रिवर होंगे, यहाँ की उसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या होंगी, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं या फिर जो इनका डेली एक्स में जो भी इनकी चीज़ें थी वो सारी नॉलेज उन्होंने ली। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत थी। ठीक है। इन दी इंडिया अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ ज्योग्राफी डाटा फाउंड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में पाया गया ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कैजुअल रेफरेंस टू ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, अदर ज्योग्राफिकल लैंडमार्क के बारे में, यानी कि जो पहाड़ या फिर कोई भी चीज़ें या फिर रेगिस्तान वगैरह, इंडिकेटिंग द ज्योग्राफिकल नॉलेज नॉट लैकिंग ड्यूरिंग द वेदिक पीरियड। इससे क्या पता चलता है कि जो इंडिया थे वो लैक नहीं कर रहा था ज्योग्राफिकल नॉलेज में, यानी कि उसको काफ़ी नॉलेज थी ज्योग्राफी की भी। वैदिक पीरियड में देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है भाई, इसने बोला है कि जो अर्थ है उसको क्या बोला इन्होंने? अर्थ को ही फिजिकल प्रॉपर्टी कंडीशन बताया, यानी उसके बाद स्काई को हेवन बोलते थे, ये सब बोलते थे। उसके बाद उसकी बोला कि अर्थ में फिर एटमोस्फेयर आया, फिर स्काई आया। पहले जो यूनिवर्स है वो सिर्फ स्काई को ही यूनिवर्स बोला जाता था, उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे ड्राइव करते गए, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं। संपदा ब्राह्मण यू टर्म ग्रह विच मीन लेटर टू मीन द प्लानिट। यानी कि जो फिर संपदा ब्राह्मण थे, यानी सतप्ता ब्राह्मण थे, जो उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम, जिसका मतलब जिस टर्म को दिया यानी कि ग्रह दिया। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था प्लानिट। और सम स्कॉलर लाइक ओल्डनबर्ग आइडेंटिफाई द ग्रह विद द आदित्याज। यानी कि जो आदित्याज जो थे उनके उनसे उन्होंने कुछ ग्रह को ढूंढा, यानी कि उन्होंने नंबरिंग देखी। क्या उसमें क्या था? नंबरिंग थी। कितने नंबर थे? 7। 7 कौन कौन से थे? एक तो मून था, दूसरा सन था, और बाकी 5 प्लानिट थे। उनको 7 प्लानिट बोला गया, यानी कि ठीक है। उसके बाद द अर्थ इज डिनोटेड इन द ऋग्वेद बाय सच वर्ड। और कुछ अर्थ को जो है काफ़ी नामों से बोला गया ऋग्वेद में। क्या क्या नाम थे? एक था पृथ्वी, दूसरा उर्वी, तीसरा मही, अपरा, और वो था उत्थना। ठीक है, ये सारे काफ़ी नेम है। आगे बढ़ते हैं। द ऋग्वेद कंटेन रेफरेंस सजेक्शन द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते हैं। द टर्म द्वीप। द्वीप टर्म का क्या होता है? मतलब होता है, द्वीप का मतलब होता है आइसलैंड, यानी कि द्वीप जो बोलते हैं ना, आइसलैंड, उसको बोला गया ऋग्वेद एंड वैदिक टेक्स्ट में। द नेम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर अकर इन द ऋग्वेद
सम अमंग दीज आर सिंधु, सरस्वती, सतद्रु, विस्तता एंड सरयू एंड गोमती। जो ऋग्वेद में काफ़ी बहुत सारी नदियों का नाम रेफरेंस मिला है, और कुछ नदियाँ जो हैं वो इनका नाम यहाँ पे दे रखा है, गोमती या फिर सरयू या फिर सरस्वती या फिर सिंधु, जो है नदियों के नाम है, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं सारी। द ऋग्वेद आल्सो रेफर टू माउंटेन, और कुछ माउंटेन्स का भी रेफरेंस दिया गया है, जैसे कि हिमावता और मौजवंत, और कुछ एक उसके बाद हिमालय भी है, उसके बाद हिल्स ऑफ सिलिगुनी रेंज भी है, सब है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड में abundant evidence of geographical knowledge of Indian people in available in the post-Vedic literature. The epics contain numerical incident, geographical reference about the earth in the general, Bharatara particular, the latter being especially dealt with the Kiष्किंधा पंथ of Ramayana and the Bhishma Parvan of the Mahabharata. जो किष्किंधा कांड जो है रामायण का, और भीष्म पर्वन जो कांड है उस महाभारत का, उसमें बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिए गए हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो वहाँ से पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें पता चला कि वहाँ पे भी जो अर्थ की जो ज्योग्राफी वगैरह थी उसकी काफ़ी अच्छी थी। बुद्धिस्ट वर्क लाइक विनया पटिका, महावस्तु एंड नियक्षा, particularly the अग्नुत्तरा निकया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट हैं, उनमें भी जोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई गई हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट जटाका स्टोरीज मेंशन वेरियस प्लेस एंड एडिंग जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द कंट्री। उसके बाद पुराणास कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ पोस्ट वैदिक। जो पुराण हैं उसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है इसके बारे में, जोग्राफिकल नॉलेज के बारे में। वायदे हैं एग्रीकल्चर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर come to be practiced when man give up his no medical habit and settle in a favorable climate and tropology। यानी भाई एग्रीकल्चर का यूज़ क्यों हुआ, यानी किसी ज़रूरत क्या पड़ी कि जब हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हमें खाना वाना मिला था, पर क्या हुआ कि जो कुछ लोग हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने लगे या फिर वहाँ से जाने लगे, तो उन्हें क्या पड़ा, उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जहाँ रुकते थे वहीं पे वो कुछ मतलब कुछ खेती करने लग जाते थे, वहीं पे कुछ पेड़ वगैरह लगा देते थे, उसको उससे फल लेते थे, उसका खाना लेते थे। तो इसी ये धीरे धीरे क्या कहते हैं थोड़ा फेमस होता गया, और इसको फार्मिंग के रूप में ये चला गया। Although it has not been accented with the early inhabitants of India to farming as the chief occupation of practice of the agriculture has been traced back to the Indus Valley civilization। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जो फार्मिंग है वो इंडियन पीपल है उनकी मतलब उनकी ऑक्यूपेशन है एक तरीके से। Thus for the list of the last 4500 years the Indian society has been primarily an agricultural one। तो 4500 सालों से जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन जो पीपल है वो इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी ही मानी जाती है। The variant of topography and climate of the subcontinent has afforded a great diversity in the crop cultivated in the different region। और जो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है और हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इससे क्या हुआ कि हर एरिया में हर रीजन में अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं। इससे क्या हुआ, काफ़ी डाइवर्स बहुत तरह की जो क्रॉप्स हैं वो होती हैं इसलिए इंडिया में, क्योंकि भाई यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, दूसरी जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, इसकी वजह से। Moreover, the country possesses the vast available land. Indeed, India's agricultural wealth in terms of variety and production has significantly influenced the course of her history। आगे बढ़ जाते हैं, अब बायोलॉजी इन इंडिया पे आ जाते हैं। इन द चैप्टर ऑफ 24 ऑफ द यजुर्वेद के 24वें चैप्टर में क्या बताया गया है, लिस्ट वेल एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक बर्ड एंड दोज क्रिएचर विच लिव्स इन वाटर। तो इसमें चैप्टर 24 में बताया गया है यजुर्वेद के बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर्स, इन सब के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई गई है उसमें यजुर्वेद में, ठीक है। देयर मेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग लायन, टाइगर, एलिफेंट, और ये काफ़ी जो वाइल्ड एनिमल है इनके बारे में भी बहुत ही डीप नॉलेज बताई गई है इसमें। Shastra mention more than 300 different operations employing 42 different surgical process and 121 different type of instruction। और जो सूर्य शास्त्र है उसमें 300 से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, जो कि 24 सर्जरी करते हैं, 24 सर्जरी और 24 सर्जरी के पास बताया गया है, और 121 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस चीज़ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक पर्टिकुलरली सेक्शन बना दिया है ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, और इसमें बहुत ही डीप इंस्ट्रक्शन दे रखी है। किस में बताया गया है, सुश्रुता में, ठीक है। द संहिता डिवाइड आयुर्वेद इंटू 8 डिफरेंट ब्रांचेज। और ये संहिता जो है वो 8 आयुर्वेद को 8 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया उसने। क्या नाम है, सर्जिकल नॉलेज, उसको यंत्रा बोला गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू द ईयर, नोज, आइज, टंग, ऑरल कैविटी एंड थ्रोट। जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ वगैरह की ईयर की, नोज़ की, आइज़ की, टंग की, और कैविटी एंड थॉट्स की, जो ऑरल कैविटी एंड थ्रोट की जो डिजीज़ के उसको क्योर बताया गया, वो किसमें बताया गया, सलंक्या यंत्रा में। उसके बाद नॉलेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, सुपर नेचुरल ऑरिजिन डिजीज़, इसके बारे में भूति विद्या बताया गया है। उसके बाद केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, यानी कि जो चाइल्ड डिसऑर्डर वगैरह होते हैं जो, उसके बारे में किसमें बताया गया, कम्यूरुम बत्रा में बताया गया। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जो किस तरह का कोई जहर है या फिर किसी इसके बारे में किसमें बताया गया है, अग्नदंतरा में बताया गया। और रसम यंत्रा में किसमें बताया गया, सीरप टॉनिक की नॉलेज जो है वो इसमें बताई गई है। और नॉलेज ऑफ वर्टिलिटी राजीकंत तरह में बताया गया है। बायोलॉजी के ये ग्राफ बताया गया, इसके बारे में जैसे कि वही होता है ना कि रेप्टाइल या फिर मैमल्स, इनके बारे में हो तो थोड़ा बहुत इसमें ये उसी टाइप का मैप है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब आते हैं वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस शो दैट द प्रैक्टिस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन डीप रूटेड इन द साइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्कोलॉजिकल जो खोज हैं उसमें मतलब कि जो काफ़ी सिटीज़ वगैरह की खोज हुई है, उसमें ये देखा गया कि जो मेडिवल इंडिया थी, जो पुराने पीपल थे इंडिया के, वो भी वाटर मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक तवज्जो देते थे।
Excavation show that the cities of the Indian Valley civilization had excellent system of water harvesting and drainage. वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और ड्रेनेज की काफ़ी अच्छी सुविधा थी. अर्थशास्त्र कंटेन रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल. जो जो अर्थशास्त्र है उसमें साइंटिफिक मेजरमेंट यानी कि रेनफॉल को कैसे मेजर करें, यानी जो बारिश होती है किसी भी तरह की फॉर्म में वाटर जो आता है उसको रेनफॉल बोलते हैं. तो रेनफॉल की जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें इसके बारे में बताया गया है. उसके बाद जोन से डिवाइड कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर जोन के, किस जोन के हिसाब से कहाँ पे क्या खेती होगी ये बताया गया है. उसके बाद वेद्स उपन्यास पुराण्स एपिकली एंड शॉर्टली रिटन सच एज मयूर चित्र एंड विहात संहिता आर वास्ट ट्रेजर troves of scientific knowledge. Many of the historical concepts developed in the last few centuries were known as well as documented in the by the 3000 BC. और जो वाटर मैनेजमेंट की जो कुछ बहुत ही डॉक्यूमेंट मतलब कैसे कैसे किया जाए ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पिछले कुछ ही सालों में कुछ ही सेंचुरीज में डेवलप हुआ है. ऋग्वेद क्या बोलता है? ऋग्वेद से दैट सन इज द कॉज ऑफ रेनफॉल. भाई यही सही एकदम ऋग्वेद में बताया गया है कि जो बारिश जो होती है वो सन की वजह से होती है और वाटर की वजह से होती है. यानी कि सन जो है वो ओशंस वगैरह में क्या कहते हैं हीट एनर्जी करता है जिससे कि वेपर बनता है, वेपर जाके क्लाउड बनाता है, क्लाउड से क्या होता है, बारिश हो जाती है. यही इसमें ऋग्वेद में बताया गया है. दैट एवोपरेट द सन्स रे एंड मूव टू द स्काई फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्लाउड. एंड यही वो जो मैंने बोला है कि भाई वाटर जो सन की रे आती हैं जो वाटर को एवोपरेट कर देती हैं, जो कि क्लाउड बना देते हैं, और क्लाउड बनाने के बाद में बारिश हो जाती है. वही चीज़ बताया गया ऋग्वेद में. फिर इसके बाद में द वैदिक पीरियड इटसेल्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोपरेशन ड्यू टू सन. वैदिक पीरियड में भी यही बात मानी जाती थी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो कॉन्सेप्ट है. यानी कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, वाटर की जो पूरी साइकिल होती है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. और ये इसमें यही बताया गया कि इवोपरेशन की वजह से ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है. तो इसमें सन को ही मेन बोला गया कि सन की वजह से हम जो वेपर बनती है, वेपर के बाद में ये होता है, इसी बोला गया. The type of cloud and the process of cloud formation as precipitation method of measuring rainfall and the nature of wind and the essential of slopes of the river flow and the dimension of meandering river along with the velocity of flow and as well as the water. तो ऋग्वेद में क्या तो वैदिक पीरियड में क्या बताया गया इसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज बताई गई है कि भाई कि कैसे मेथड क्या होता है, रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं, नेचर ऑफ विंड यानी कि किस नेचर की कैसी विंड चलेगी तो क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ स्लोप ऑफ रिवर का स्लोप कैसे नापते हैं, उसके बाद विंड की वेलोसिटी कैसे नापते हैं, डायमेंशन कैसे नापते हैं रिवर्स का, ये सब के बारे में बताया गया है. फ्लो यानी वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो कैसे बताई, यानी कि जैसे कितनी अमाउंट से वाटर बह रहा है, ये सब के बारे में बताया गया है. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया. टेक्सटाइल वाज also a great industry in ancient India. It was known that some of the finest cloth you could get anywhere in the world was from India. जो इंडियन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी फाइन थी कि भाई अगर कोई किसी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे आप बढ़िया कपड़ा देख रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो कपड़ा जो है वो इंडिया से ही गया हो. उस टाइम की बात है. द रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन textile exists most in the literature of and culture. There is archaeological evidence of cotton textile industry at Mohenjo-daro in the Indus Valley civilization under around 3000 BC. और जो आर्कियोलॉजिकल खोज हुई उसमें हमने देखा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाई गई किसमें, मोहनजोदारो में इंडस वैली सिविलाइजेशन में. कितने साल पहले की थी वो 3000 BC की थी. जो हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिली है वो इन मोहनजोदारो द इंडस वैली अराउंड 3000 BC. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिमेन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इन हरप्पन एंड मोहनजोदारो. वुड निडल एंड bones were found. This indicate that in ancient time cotton was woven at home to produce yarn and clothing. A handbook of administration, Arthashastra, tentatively dated to the 3rd century, deal with method for distributing materials to snipper, weaver, whether the worker were guild members or worked privately at home. एक बुक थी यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बुक मिली किसमें, अर्थशास्त्र में, जो किसके बारे में बताती है कि भाई कितना कपड़ा किस वर्कर को भेजा जाता था, वो अपने घर पे भेजा जाता था उसके या फिर किसी और जगह पे भेजा जाता था, वहाँ से वो उसको क्या कहते हैं प्रोसेस में लेता था और उसको क्या कहते हैं कपड़ा बनाने के बाद में उसको वापस जो भेज देता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. ये सब के बारे में बताया गया उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन है. The Ramayana is also referred to the cloth worn by Aristocrates. The production process of textile, however, differ from the currently used. रामायण में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बताया गया कि वहाँ पे किस टाइप के क्लोथ पहने जाते थे, किस कौन बंदा क्या क्या पहनता था. महाभारत रामायण दोनों में ही बताया गया इसके बारे में. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंडस वैली सिविलाइजेशन. सेवरल लिटिल डिस्क्रिप्शन शो दैट यूजुअली मैन वर लॉन्ग एंड क्लोथ. अब भाई इसमें बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते थे. तो जो बड़े बड़े लोग होते थे यानी जो मैन होते थे वो लॉन्ग क्लोथ पहनते थे. और क्या कहते हैं जो कुछ सोसाइटी बेस यानी कि कुछ जो कल्चर बेस भी पहनते थे, जैसे कि टर्बन पहनते थे कुछ लोग धोती पहनते थे. इस टाइप के बारे में बताया गया है. फाइबर फॉर क्लोथिंग जनरली यूज फॉर कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क एंड वूल. अब बाकी इसमें वुमेंस के बारे में बताया गया कि वुमेंस किस तरह के कपड़े पहनती थी, इसको पढ़ लीजिएगा. और बाकी फिर इसमें जो एक है जो एक चीज़ कॉमन है जो कि ज्वेलरी, यानी कि जो उस टाइम के जो पीपल थे वो ज्वेलरी दोनों ही पहना करते थे, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों की दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन वैदिक पीरियड पीपल यूज टू वियर लोअर गारमेंट कॉल प्रीधना विच वाज pleated in the front of used to tie with a belt called नक्शा and upper garment called उत्थन. जो इसमें क्या बताया गया, इसमें जो उस टाइम के पीपल थे उनके क्लोथिंग के बारे में बताया गया कि भाई कौन कौन कैसे क्लोथ पहनता था. कुछ क्या कहते हैं ऊपर अपर पहनते थे, उसके बाद में एक लोअर पहनते थे, उसके बाद में एक बेल्ट लगाया करते थे और कुछ ज्वेलरी पहना करते थे. और समर्स में अलग तरह के कपड़े पहनते थे, विंटर्स में अलग तरह के कपड़े पहनते थे. इसके बारे में ही बताया गया है.
फिर मौर्यन पीरियड के बारे में, कपड़े के बारे में बताया गया है। इसमें पढ़ लीजिए ज्वेलरी कि वहाँ की ज्वेलरी को क्या क्या नाम दे देते थे, देख लें। सम ऑफ द ज्वेलरीज हैड देयर स्पेसिफिक नेम आल्सो, सटलरी, पुलरी, बकलरी वेयर सम ऑफ द नेकलेस। अब यानी क्या था, मॉडर्न टाइम में जो ज्वेलरी थी इतनी फेमस हो गई थी, सब लोग पहनते थे, तो भाई प्रीफर चॉइस बन जाती है, तो उसको नाम दे दिया गया कि इसका नाम ये है। कुछ कुछ ज्वेलरी थी जिनको नाम दे दिया गया, तो ये तो 3 जो ज्वेलरी है इनके ये नेकलेस टाइप की थी। और उसी तरह बाजूबंद, कंगन, सितारा और पट्टनम, और कुछ औरतों की जो ज्वेलरी थी उनको नाम दे दिया गया, जैसे बाजूबंद जो बाजू में पहनते हैं, कंगन वगैरह जो चूड़ी टाइप के जो होते हैं, इनको नाम दे दिया गया। उस गुप्ता पीरियड में स्टिचिंग गारमेंट बिकम वेरी पॉपुलर इन दिस पीरियड ओनली। उसके बाद में जो स्टिचड गारमेंट बिकम द साइन ऑफ रॉयल्टी, और जो स्टिचड गारमेंट थे गुप्ता पीरियड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और ये रॉयल्टी का साइन हो गया। जो अमीर लोग होते थे वही पहनते थे इसको। और बाकी यही नहीं है कि बट यही से काफ़ी लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे, पर ये जो है ये काफ़ी फेमस हुए थे। यार पायरोटेक्निक्स इंडिया, पायरोटेक्निक क्या होता है भाई, जो फायरवर्क होते हैं, यानी कि जो आग का जो जितना भी बम बम वगैरह का जो काम होता है उसे पायरोटेक्निक बोलते हैं। द फायरवर्क ओरिजिनली वर डेवलप इन दी सेकंड सेंचुरी इन एंशिएंट लिंचिंग चाइना। इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट नेचुरल firecracker were bamboo stick that when thrown in a fire would explode with a bang because of overheating of the hollow air pocket in the bamboo। जो पहला बम था, यानी जो पहला बम बनाया गया वो बैम्बो से बनाया गया, यानी कि जो जो अपना बांस होता है, बांस जो कच्चा बांस होता है उसको अंदर क्या कहते हैं एयर भर दी जाती थी, उसको बैक कर दिया जाता था, और उसको किस में फेंक दिया जाता था, आग में फेंक दिया जाता था। उसका क्या होता था, जो उसके अंदर एयर होती थी वो एक्सपेंड करती थी, और वो क्या होता था कि फट जाता था वो, तो एक जो जिस आग में डला होता था वो एक आग को भी फैला देता था, उसको एक क्रैकर की तरह यूज़ किया जाता था उसके। सूत्रा नीति फर्स्ट मेंशन अबाउट द फायर आर्म्स इन इंडिया। और जो शुक्र नीति है उसमें पहली बार बताया गया कि जो इंडिया में जो फायर यानी कि जो गन्स है या फिर पिस्टल्स वगैरह हैं ये कब आई, ठीक है। देयर आर मैनी रेफरेंस टू गन पाउडर, फायर वेपन एंड यूजिंग फायर फॉर रीजॉइनिंग इन शुक्र नीति। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले कोई फायर वेपन नहीं होता था, यानी उससे पहले सिर्फ तलवारें या फिर भाले या फिर इसी टाइप का या तीर या बो एंड एरो यही चीज़ यूज़ किया करती थी। उससे पहले इंडिया में जब नीति शुक्र में फर्स्ट में मेंशन किया गया कि इस टाइम में फायर क्रैकर के अलावा मतलब जो इनके अलावा जो हथियार हैं उनके अलावा फायर भी क्रैकर वगैरह जो बॉम्ब्स हैं इनका भी यूज़ हुआ। In India, historians believe that the knowledge of gunpowder extended as long back as 8th century. Sanskrit texts such as Niti Prakharsila of Vaishnavayana, which were compiled in the 8th century, mention a similar substance. जो 8th सेंचुरी में एक संस्कृत ऑथर हुआ है उनमें उसमें भी एक गन पाउडर के जैसे ही कोई सब्सटेंस के बारे में बताया गया। देयर हैज़ मैनी ऑफ द एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ अग्नि चर्ण और पाउडर दैट क्रिएट फायर इन द एंशिएंट इंडिया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, अग्नि चूर्ण बोला गया। अग्नि चूर्ण, चूर्ण मतलब क्या होता है पाउडर, और अग्नि मतलब होता है फायर, तो ऐसा पाउडर जिससे फायर बनती है, तो उसने बोला अग्नि चूर्ण, जिसको गन पाउडर को इन्होंने बोला अग्नि चूर्ण। Kautilya's अर्थशास्त्र compiled during 300 BC to 300 EC bears reference to salt pelter। और इसमें कौटिल्य के नीति अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही सिमिलर कंपाउंड का जो है दिया गया है रेफरेंस। ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया इकोनॉमी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी में है जो ट्रेड है वो अच्छे से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जो कि यहाँ से दूसरे लोग चलते थे और दूसरे लोग यहाँ पे आ जाते थे। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज एंड इट्स इकोनॉमी वर मोर अर्बन बेस्ड, वेयर एज द वैदिक सिविलाइजेशन इज मार्क एज आयरन एज, इट इज इकोनॉमी रिलेटेड टू मोर ऑन द एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको ब्राउन एज बोला जाता था, इसकी जो इकोनॉमी है वो जो ऐसी क्या कहते हैं ट्रेड पर डिपेंड थी, और जो इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसको आयरन एज बोला जाता था, और इसकी जो इकोनॉमी है इकोनॉमी डिपेंड थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे और डेयरी प्रोडक्ट पे, ठीक है। द terracotta figure of boats and bamboo derived cards suggest their use in the propagating the Indus Valley civilization economy। और उस टाइम पे सिर्फ यही नहीं था, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बोट्स हैं, कार्ट्स हैं, यानी कि जो नाव हैं या जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनको भी डेवलप किया जाता था, उससे भी इनको काफ़ी फायदा होता था और इसकी ट्रेड की जाती थी, उसको बना के बेचा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। द मेन टर्म फॉर ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग सुल्फरा ग्रेन, पॉटरी, वर्सेस, इनलेज, ivory, combs, pearls, precious woods, semi-precious stone, Indus Valley farming grew wheat, barley, field peas, melons, sesame, dates, खजूर, यानी they also डोमेस्टेटेड हम काटल, शॉर्ट हॉर्न काटल, मतलब कि ये येलो कलर में लिखे हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनका ट्रेड किया जाता था उस टाइम के, और इसी से इकोनॉमी जो डेली यूज़ की चीज़ें भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जैसे एनिमल के कुछ खाल हो गई या फिर किसी के सींग हो गए, किसी के दांत हो गए, ऐसी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर आए थे इंडस वेल एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी इन वैदिक एज में। वैदिक एज में इकोनॉमी का क्या था, कैटल एंड काउस वर हेल्ड इन दी हाई एस्टन एंड फ्रीक्वेंटली अपीयर इन ऋग्वेदिक हाइम, गॉडेस वर ऑफन कंपेयर टू काउ एंड गोल्ड गॉड्स टू बुल। इसमें क्या था, इसमें जो कैटल्स हैं इनको काफ़ी मतलब आवाजाही की गई इनकी, और जो ये एक मेन छोटा सा पॉइंट ये है कि जो उस टाइम के जो पीपल थे वो काउ को मतलब कोई गॉडेस मानते थे और बुल्स को गॉड्स मानते थे, ठीक है। द ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन 4 मेजर वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बाकी ये तो हमने पढ़ रखा है कि ब्राह्मण्स का क्या काम होता था। ऑक्यूपेशन मतलब कि भाई ये जो क्या काम करते थे, तो ब्राह्मण्स का काम करते थे एजुकेशन देते थे, बाकी क्या कहते हैं लिटरेचर वगैरह का काम करा करते थे, प्रीस्ट होते थे। बाकी क्षत्रिय क्षत्रिय जो होते थे वो आर्मी वगैरह का काम किया करते थे। वैश्य जो होते थे वो क्या कहते हैं ट्रेडिंग वर्क किया करते थे, जो मेन जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिंग जो वैश्य। और शूद्र जो थे भाई वो जो लेबर का वर्क या फिर जैसे जो जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य जो काम किया करते थे उनके अंडर में जो काम काम किया करते थे ये क्षत्रिय वो शूद्र हुआ करते थे। द ऋग्वेद कंटेन मैनी रेफरेंस टू एनिमल सेक्रीफाइस एंड मीट ऑफर टू द गॉड्स। और जो ऋग्वेद है उसमें काफ़ी ये बताया गया कि एनिमल सेक्रीफाइस उनको बलि टाइप का जो है वो दिया करते थे और गॉड को ऑफर किया करते थे। द पीपल ऑफ इन द वैदिक पीरियड लिव्ड इन स्टोर्ड एंड वुडन हट। जो उस टाइम के पीपल थे वो स्टोर्ड और वुडन हट में, यानी कि जो क्या कहते हैं जो कुटिया वगैरह टाइप के उसमें रहा करते थे। मंकी
Money was unknown, and Britain with castle and other valuable was favored by for the conducting trade and commerce. जो ट्रेड थी उस टाइम की, वो मनी मतलब कि जो पैसे होते हैं वो या फिर सिक्के होते हैं उनसे नहीं हुआ करती थी। जो उस टाइम की जो मनी थी वो क्या थी कि वैल्यूबल चीज़ें, यानी कि जो एक्सचेंज के जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाई गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर कोई तरह किसी तरह का कोई क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, उसको एक्सचेंज किया जाता था। इसके मतलब जो एक्सचेंज सिस्टम था उस टाइम पे। कोटले आस्क्ड द किंग टू डेवलप मेजर्स टू स्टॉप obstruction of the trade routed by his favorite men फ्रंटियर गार्ड वर आल्सो अपॉइंटेड। और जो कोटेलिया जी थे उन्होंने किंग से कहा कि जो हमारा जो ट्रेड रूट है उस पर जो है उनके पीपल हैं उनको वहाँ पर गार्ड लगाया जाए, मतलब कि उसको एक सही रास्ता बनाया ताकि उनको कोई लूटे ना या फिर ऐसे कोई दिक्कत ना हो उनके लिए। गिल्ड टू मर्चेंट वर प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंड इवन सर्व एज बैंक। जो गिल्ड से यानी कि जो भी मर्चेंट थे उनको रजिस्टर्ड करना होता था उन राज्य में, और जो बैंक्स जो होती थी उनको भी पैसे वगैरह यानी पैसे जमा करना लेना वगैरह सब कुछ किया करना पड़ता था आज के सिस्टम की तरह। शिप्स इन एंशिएंट पीरियड वर यूजुअली टू मास्टर टाइप, यानी कि जो उस टाइम की जो शिप्स थी जिससे ट्रेडिंग में पीपल आया करते थे दूसरी जगह से, जो समुद्र रूट के तरह आया करते थे, जो शिप्स के थ्रू आया करते थे, उस टाइम की जो शिप्स थी वो दो तरह की होती थी। एक होता था रेगुलर सी रूट वाली ऑपरेशन, और दूसरा होता था फॉर द क्वेस्ट ऑफ द गोल्ड यानी स्वर्ण वाली की। ठीक है। द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वर फाइन टेक्सटाइल, मलाबरथम, स्पाई लेवल्स, मुस्लिम्स, पेपर, अवर्नी एंड मैनी अदर्स। जो इंडिया से जो ट्रेड किया करते थे वो कौन कौन थे? मलाबरम थे, मुस्लिम्स थे, पेपर थे, एवर्नी एंड मैनी अदर्स थे। अब आ जाते हैं इंडियन डोमिनेंस अप टू प्री कॉलोनियल टाइम। इन द प्री कॉलोनियल पीरियड had a stable economy, self-sufficient agriculture, flowering trade, and rich handicraft industry. Evidently, other country was popularly known as the Golden Eagle. यानी कि जो प्री कॉलोनियल टाइम है उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी थी काफ़ी एकदम सेल्फ सफिशिएंट थी, स्टेबल थी। वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे, और क्या कहते हैं जो उनकी हैंडीक्राफ्ट या फिर जो उनकी इंडस्ट्री थी, कॉटन, इंक वगैरह साहब की हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही थी। इसलिए जो इंडिया को है ना पीपल, उनकी इकोनॉमी के उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, तो उसको जो अदर स्टेट थे उसको वो कहते थे गोल्डन ईगल कहते थे उसको। ठीक है, एक तरीके से कहते थे कि भाई सोने की चिड़िया या फिर सोने का जो भी बात। इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टैब्लिश इटसेल्फ ऑन दी वर्ल्ड मैप, और जो इसी वजह से जो वर्ल्ड के जितने भी देश थे वो सारे इंडिया को जानने लगे थे। इसमें मतलब कि उन्होंने इंडिया की खोज हो गई थी इस तरीके से, भाई इंडिया कंट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है, और वहाँ की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। Although primarily it was an agrarian economy, many manufacturing activities were building in the pro-colonial India. उसके बाद जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर कैरिड ऑन द इंडिया सब्सटेंस फार्मिंग ऑर्गेनाइज इन द स्मॉल विलेज कम्युनिटीज़। और जो एग्रीकल्चर थी वो सब्सटेंस फार्मिंग की तरह होती थी, ऑर्गेनाइज होती थी, और छोटे छोटे विलेजेस में लोग किया करते थे एग्रीकल्चर, उसको आगे आगे प्रोसेस किया करते थे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर कोऑपरेटिव टाइप देयर फॉर ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाज समवॉट लिमिटेड। जो कुछ जो इनकी लैंग्वेज वगैरह थी जो वो थोड़ी प्रीमिटिव टाइप की थी, यानी कि जो कुछ लोग ही समझ सकते थे तो दूसरे लोग नहीं समझ सकते, तो इस वजह से थोड़ा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो सेल है फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो थोड़ा ट्रेड जो है वो थोड़ा लिमिटेड थी। द फार्मर यूजली रेज इनफ प्रोड्यूस टू फीड हिमसेल्फ एंड नॉन एग्रीकल्चरल मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी। जो फार्मर्स थे वो खेती जो किया करते थे सिर्फ अपने अपने घर के लिए, या फिर अपनी खेती जैसे अपना घर का या फिर हम खुद का गुजारा हो जाए तो नहीं किया करते थे, वो बेचने के लिए नहीं किया करते थे खेती को। उसके बाद ट्रेड प्री कॉलोनियल टाइम के ट्रेड में देख ट्रेड क्या होता था। अभी हमने प्री कॉलोनियल टाइम में एग्रीकल्चर का क्या रोल था ये देखा, अब देखते हैं ट्रेड का क्या रोल था। इंडिया एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप। The items imported to India were pearls, wool, dated dry fruit, and rose water from the Persian Gulf, coffee, gold, drug, and honey from Arab। जो अदर जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे मतलब पर्टिकुलरली चीज़ें मंगाई जाती थी उसमें दिया गया है, जिसको पढ़ लीजिए। जैसे कि चाइना से क्या कहते हैं सिल्क और शुगर मंगाया जाता था, टी मंगाई जाती थी। अरब से क्या कहते हैं गोल्ड मंगाया जाता था, मस्क मंगाया था, बाकी मेटल और क्लोथ्स मंगाए जाते थे, पेपर वगैरह फ्रॉम यूरोप से। तो ये सब बताया गया है इसमें, देख लीजिए। और जो हम इंपोर्ट किया करते थे वो क्या करते थे, पर्ल्स किया करते थे, वुडन डेट्स, ड्राई फ्रूट, रोज़ वाटर, किससे, पर्शियंस थे। और कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स एंड हनी वाटर फ्रॉम अरब से किया करते थे। ये सब ये पढ़ लीजिए इसे। द मेजर फीचर ऑफ इंडिया ट्रेड इन प्री कॉलोनियल टाइम वर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड मोस्ट सुटेबल टू द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देख लेते हैं कॉलोनियल टाइम में। इंडिया फेवरेबल फॉरेन ट्रेड वाज इट्स एक्सेलेंस इन इंडिजिनस प्रोडक्शन। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ही वाइड थी, यानी बहुत ही तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें फेमस थी हैंडीक्राफ्ट में। India include in large scale manufacturing of cotton, silk, fiber, sugar, jute, dye stuff, mineral and metallurgical products like arm metal wares and oil. Towns like Dukka and Mohinwada in Bengal, Patna in Bihar, सूरत एंड अहमदाबाद इन गुजरात, जनीपुर, वाराणसी, लखनऊ एंड आगरा इन यूपी। ये जगह हैं इनमें बहुत ही जो काफ़ी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। ये सब इंडिया की चीज़ें, जैसे कि कैपिटल है, स्टेट है, इन सब में अलग अलग चीज़ें फेमस थी। Kashmir supplies in the wooden manufacture, Maharashtra and Bengal were prominent center of ship building industry.
वो बताया गया कि कश्मीर जो थी वो वुडन यानी वुलन जो है मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ही फेमस थी, यानी स्प्लाइस थी। बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड बंगाल जो है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस थी। जो शिप्स वगैरह बनाई जाती थी वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बनाई जाती थी। इंडियन शिप वर ब्राउड बाय मैनी यूरोपियन companies for India toward the end of the 18th century was undoubtedly one of the main center of world trade on India. This status of India was completely destroyed under colonial time. और जो ये जो स्टेटस था इंडिया का कि भाई इंडिया क्या कहते हैं वर्ल्ड का सेंटर था ट्रेड के लिए, और जो कॉलोनियल टाइम है उसके बाद में इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी कि जो धीरे धीरे उसको हम बैक करते गए, और हमारा आज ये है कि इंडिया का ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है। बाकी जो अदर कंट्रीज़ है वो बहुत ही अच्छी ट्रेड करती हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।